जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में हम जीएस की कॉपी देखेंगे आज। अर्पित कुमार जी जो 2023 में ये कॉपी लिख रहे हैं, जो कि पास की है, इनकी एक बार राइटिंग देखिएगा आप। इनकी राइटिंग जैसी कॉपी अगर आपने लिख दी तो लोगों से 2 4 10 नंबर ज्यादा ही पाकर जाएंगे। अभी देखना मजा आएगा। तो ये हाल फिलहाल के हैं क्योंकि रवि सिहाग जी पुराने हो गए हैं और इनकी रैंक जो है वो 136 रैंक है। तो हिंदी माध्यम में एक बेहतर रैंक मान सकते हैं जो इस बार पेपर हुए हैं उन हिसाब से, क्योंकि इससे पहले अगर अच्छी रैंक थी तो रवि सिहाग जी की थी 18 रैंक, जो मैं करा रहा हूँ कॉपी। दिव्या मैम की भी कराई है और प्रहलाद सर की भी कराई है। ये कॉपी चेक भी है तो आप इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से देखिए। इन्हें 100 मार्क्स मिले हैं जो कि ठीक मार्क्स माने जाते हैं और इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है जिससे थोड़ा सा इन्हें प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये भारतीय संविधान की कॉपी है। भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना कीजिए। देखिए कैसे लिखा जाता है। राइटिंग तो आपने देख ली, मजा आ गया होगा, काश ऐसी राइटिंग मेरी हो। पेन का भी महत्वपूर्ण रोल है इसमें, ठीक है, मैं बता दूं क्योंकि मेरी भी राइटिंग इतनी खराब नहीं है, तो मैं बस जानता हूँ इस पेन का भी बहुत रोल है। भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना करनी है आपको। 150 शब्द, 10 नंबर। तो क्या लिखा इन्होंने, भारत तथा ब्रिटेन दोनों संसदीय लोकतांत्रिक देश हैं। तुलना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या वो लिखा है, तुलना कीजिए। तुलना का मतलब होता है आपको पॉजिटिव भी बताने हैं, या हम अगर कहें तो किसमें हम दोनों साथ में समानता समानता भी बतानी है और हमें असमानता भी बतानी है, कहाँ कहाँ हम अलग अलग हैं। तो इन्होंने पहली बात बता दी, भारत तथा ब्रिटेन दोनों संसदीय लोकतांत्रिक देश हैं, परंतु दोनों की अपने विशिष्ट लक्षण भी हैं, कुछ समानताएं कुछ असमानताएं। तो संवैधानिक बताना है तो सबसे पहले इन्होंने विधायिका उठाई। लिखने का तरीका भी देखिए, इससे ये भी लग रहा है पेज थोड़ा सा ज्यादा फिलअप हो रहा है और राइटिंग तो है ही मजेदार। विधायिका विधायिका में पहले इन्होंने समानता बताई, फिर असमानता बताई। अब ये पैराग्राफ वाइज नहीं लिख रहे हैं। समानता, द्विसदनीयता तथा शक्ति पृथक्करण की जगह शक्ति संतुलन जो है वह समानता है। तो शक्ति संतुलन, हमारे यहाँ भी शक्ति संतुलन है, वहां भी शक्ति संतुलन है। शक्ति पृथक्करण भी हमारे यहाँ भी, वहां भी है। हमारे यहाँ द्विसदन है, वहां भी द्विसदन है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली, ये आपने पढ़ा होगा, जो पढ़ रहे होंगे वह सब पढ़े होंगे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली क्या होता है, वहां भी है, हमारे यहाँ भी है। अब असमानता देखो, ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है लेकिन हमारे यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। क्या सर्वोच्च है, संविधान। अब यहाँ पर ये इन्होंने चेक किया है तो इन्होंने क्या लिखकर बताया, इन्होंने लिखकर बताया कि आपको बताना चाहिए संविधान की सर्वोच्चता है, जबकि इन्होंने इतना लिखकर छोड़ दिया कि संसद संविधान से बंधी होती है। एक लाइन और लिख देते, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटिश में संसद की सर्वोच्चता है। ठीक। दूसरा पॉइंट असमानता में, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो सिर्फ निम्न सदन से आता है, जबकि हमारे यहाँ किसी भी सदन से आ सकता है। आप देखो हमारे मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से सांसद थे, नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से सांसद हैं, कई हमारे यहाँ लोकसभा से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बनते हैं, कई राज्यसभा से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ निम्न सदन से ही सांसद बनकर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करने वाले ने भी बताया कि यहाँ पर 6 महीने तक बिना किसी संसद के सदस्य बने हुए भी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बना जा सकता है। आप प्रधानमंत्री बन जाइए, 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। तीसरा, भारतीय उच्च सदन ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। हमारे यहाँ जो राज्यसभा है जिसे उच्च सदन कहते हैं वह ज्यादा शक्तिशाली है। अब विधायिका हो गई, अब कार्यपालिका पे ये बताएंगे। देखो कार्यपालिका पे समानता असमानता। कार्यपालिका में समानता क्या है, प्रधानमंत्री सरकार है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है, जबकि राष्ट्रपति अगर देखा जाए, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी हैं वैसे ही वहां क्राउन का शासन होता है। ठीक है। दूसरा असमानता क्या है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र का उपबंध है, हमारे यहाँ मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी। मतलब क्या है, ब्रिटेन में आप देखेंगे तो राजतंत्र टाइप का है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी चुनकर आता है, वो जो सांसद विधायक है वह वोट देकर चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव तो होता है ना। लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं है। न्यायपालिका, भारत में संविधानवाद होने से न्यायपालिका अधिक मजबूत है। आप देखो ना, न्यायपालिका सबसे मजबूत अगर देखें तो न्यायपालिका लगती है, क्योंकि न्यायपालिका कहीं भी इंटरफेयर करके ये कह देती है संविधान
हमें यह अधिकार देता है। संविधान की वजह से न्यायपालिका हमारे यहाँ सबसे ताकतवर है। ब्रिटेन में कॉमन लॉ न्यायपालिका का आधार है। ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का नवीन गठन, तो हमारे यहाँ कहा जाए तो न्यायपालिका अच्छी है। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या लिखा, ब्रिटेन तथा भारत संविधान की उपस्थिति व संवैधानिक राजतंत्र जैसे दो बड़े मुद्दों पर एक दूसरे से विशिष्टता प्रकट करता है। जैसे उनके यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी चुनकर जाता है। इन्होंने गुड भी लिखा, ये गुड पाना यूपीएससी में कॉपी में बहुत ही बड़ी बात होती है। यूपीएससी की कॉपी चेक करने पे गुड मिल रहा है, 10 में 4.5 नंबर मिले। इन्होंने यहाँ पर 1-2 लाइन्स अगर थोड़ी सी सही लिखती तो शायद 5 नंबर भी मिल जाते, और 4.5 नंबर भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। और राइटिंग के तो आप दीवाने हैं। लिखने का तरीका, पहले इन्होंने कैसे लिखा, इस टाइप से इन्होंने एरो बना दिया, फिर नीचे जगह कम बची तो इन्होंने इस टाइप से थोड़ा डिफरेंस कर दिया, फिर उन्होंने ऐसे बना दिया और प्यारा सा एक निष्कर्ष लिख दिया। थोड़ा सा कम आपको लग रहा होगा कि थोड़ी लाइंस कम है, इसलिए फैलाकर उन्होंने लिख दी, ठीक है। अगर चाहते तो 2-4 लाइन और लिखते हैं। हालांकि 150 शब्दों में लिखना है, सारी बात समझानी है, तो आप समझ रहे हैं कैसे लिखना है आपको। और मैं फिर कह रहा हूँ, मेंस जो नहीं लिख रहे हैं वह लिखें, और मेंस जरूरी है लिखना। चाहे आप कोई ज्वाइन कर लें कोर्स, जरूरी है मेंस लिखना। सेल्फ स्टडी से मेंस की आंसर राइटिंग नहीं होती, चेक करना आवश्यक है। संविधानवाद की अवधारणा चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो संविधानवाद हमें समझाना होगा। भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में इसे किस प्रकार लागू किया जाता है वो बताना है। तो 2 चीजें हमें बतानी है, संविधानवाद और फिर लोकतांत्रिक प्रणाली में इसे किस प्रकार लागू किया जाता है। चलिए, पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 शब्दों के 10 नंबर के आते हैं, फिर 20 नंबर वाले आते हैं। संविधानवाद से तात्पर्य संविधान के उपबंधों का संरक्षण, संवैधानिक नैतिकता का पालन, संविधान के अतिक्रमण ना करने से है, ठीक है। अब संविधानवाद इन्होंने इस टाइप से समझा दिया। बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार गठन, देखो साथ में अनुच्छेद भी लिखा है, आप बारीकियों को समझिए। सिर्फ ये फिल्म की तरह मत देख लीजिए, ये मत सोचिए कि मैं जो बक रहा हूँ वो ऐसे ही बक रहा हूँ, ठीक है। मैं जो बक रहा हूँ ढंग की चीजें बक रहा हूँ। थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होके बैठिए, इन सब से आपको मसाला मिलेगा। क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या चीज ऐड ऑन करनी है, क्या अपने काम का यहाँ से लेकर भी जाना है। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, इन्हीं के लोग रुपए लेते हैं, ठीक है, कोचिंग में। और उसके बाद आप खुद लिखने का प्रयास करिए, यहाँ देखिए फिर लिखिए। फिर किसी कोचिंग संस्थान की आप ज्वाइन कर लीजिए एक कोर्स, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रीलिम्स निकल गया, उसके बाद टाइम बहुत कम बचता है, उसमें आपने फिर सोचा कि आंसर राइटिंग नहीं की तो फिर बहुत बुरा लगता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे। दूसरा देखो, विधि की उचित प्रक्रिया का पालन, अनुच्छेद लिखा उन्होंने। विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद लिखा। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये सब संविधान के अंदर लिखे गए हैं। मूल अधिकारों का हनन ना करना, संसद द्वारा विधायी अतिक्रमण ना करना, ये सब संविधानवाद, यानी संविधान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सब हमारे पास है। भारत में संविधानवाद का पालन निम्न उपबंधों प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, आइए देखें। सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति संतुलन, चेक एंड बैलेंस। कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीनों के चेक एंड बैलेंस है। एक बार खराब हुआ तो दूसरा उसके ऊपर हावी हो जाएगा, भाई खराब हो तुम। इसलिए तीनों बैलेंस बना के चलते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सामने वाला हमें बोल सकता है। दूसरा है स्वतंत्र नियामक निकायों की स्थापना करके, जैसे चुनाव आयोग, आर्टिकल इन्होंने नहीं लिखा था तो 324 चेक करने वाले ने लिख दिया। सीएजी, वित्त आयोग, इनके माध्यम से ये सब स्वतंत्र निकाय हैं, ठीक है। और क्वेश्चन चुनाव आयोग पे यूपीएससी मेंस 2026 में बन सकता है, ठीक है। 2025 का जो मेंस हुआ उसके मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे फोटो, लेकिन मैंने उसको अभी देखा नहीं है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, समय नहीं मिला, डिस्कस करेंगे। शायद चुनाव आयोग पर पूछा भी गया हो क्वेश्चन, कमेंट करना जिसने देखा हो कि चुनाव आयोग पर क्वेश्चन पूछा गया या नहीं। नहीं पूछा गया तो पूछा जाएगा 2026 में, पूछा जा चुका होगा तो भले ना पूछा जाए, क्योंकि जो चर्चा में चीजें रहती है वो क्वेश्चन आते हैं। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार देकर, ये सब आपको पता है, वही लिखना है। लिखित संविधान है, संविधान की अस्पष्ट व्याख्या के अवसरों को कम करता है। वे लिखित है, अब कोई ये नहीं कह सकता इसका मतलब क्या है। कुछ चीजें हैं जिसका मतलब बताना सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, बाकी चीजें लिखी है तो आदमी समझ सकता है। मूल ढांचा के माध्यम से संसद की संविधायी शक्ति,
पर तार्किक प्रतिबंध भी हैं कि मूल ढांचा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत में संविधानवाद की सशक्त परंपरा रही है, नागरिक राजनीतिक सशक्ति के माध्यम से इसे मजबूत किया जाता है। अब इन्होंने संसद की आर्टिकल 368 संशोधन की शक्ति है, वह भी कह रहे लिखना चाहिए था। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, 10 में 4 नंबर मिल गए, 4-5 नंबर अगर मिल जाते हैं तो आप ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं। हाँ, ज्यादा मिल गए तो और बेहतर है, लेकिन हाँ, इससे कम तो नहीं मिलने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, निर्वाचित राज्यपाल की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल के पीछे के औचित्य की जांच कीजिए। अगर आपने पढ़ा होगा जो सही से संविधान, या लक्ष्मीकांत भी पढ़ी होगी या टी.डी. बसु पढ़ी होगी, वहां लिखा होगा कि क्यों राज्यपाल को मनोनीत करके भेजा गया, क्यों निर्वाचित नहीं करके किया गया। क्योंकि निर्वाचित अगर करा जाता तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल में डिफरेंस ही क्या रह जाता। मुख्यमंत्री भी चुनकर आया, राज्यपाल भी चुनकर आया, दोनों को सेम शक्तियां आपको देनी पड़ती, जबकि आपको राज्यपाल केवल नाम का चाहिए था, मेन मुख्यमंत्री को रखना चाहता, तो दोनों को अलग कैसे करते। तो इसीलिए इसको मनोनीत किया गया, उसको निर्वाचित किया गया। यही सब लिखा होगा इन्होंने। यहाँ पे ये ध्यान रखिए पीछे क्या बोला है उसने, जांच कीजिए, तुलना कीजिए, वो महत्वपूर्ण चीजें होती है। और इंग्लिश में देख लिया करिए, क्योंकि इंग्लिश में कई बार ज्यादा सही होता है चीजें। तो संयुक्त राज्य के विपरीत कनाडा की भांति भारत में मनोनीत राज्यपाल आर्टिकल अनुच्छेद 156 का प्रावधान है। मेंस में जो भी आप पॉलिटी का काम करेंगे उसमें अनुच्छेद अगर है तो आपको लिखना अनिवार्य रूप से है। यह भाग लिख दो या कोई अनुसूची लिख दो, लिखना अनिवार्य है। अब मनोनीत राज्यपाल के पीछे के तर्क क्या है, क्यों किया गया मनोनीत राज्यपाल। तो पहला, संविधान सभा की बहसों के अनुसार निर्वाचित राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री के समानांतर शक्ति, ये मैंने बता दिया, वही ये बता के लिख रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका तो वो देखते हुए निर्वाचित होना आवश्यक नहीं है। इतना ज्यादा चुनाव कराओ, पैसा खर्च करो, लोगों को डिस्टर्ब होगा, और उसका फर्क क्या पड़ेगा। काम तो उसका बस नाम का ही है ना। तभी राष्ट्रपति का भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों नहीं कराया जाता, जनता से क्यों अप्रत्यक्ष कराया जाता। वहां भी यही कुछ कुछ फैक्ट लिखे जा सकते हैं, और कुछ नए भी होंगे। चूंकि राज्यपाल राज्य का औपचारिक पद मात्र है, निर्वाचन वे भारत की लोक नीतियां जो मैंने बताया वही सब करना है, ठीक है। राज्य व केंद्र के बीच संतुलन बचाने के लिए इसको पद को रखा गया है, ये बताना है बस। राज्यपाल निर्वाचन में संलग्न होना होगा तो किसी न किसी पार्टी का होगा, किसी न किसी पार्टी का होगा, तो वो तटस्थ नहीं रह पाएगा। और हमें तटस्थ एक व्यक्ति चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ऑलरेडी किसी पार्टी का है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वही इन्होंने लिखा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तो आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी वही चीजें लग रही होंगी। कॉपीज बार बार देखते हैं ना तो आपको थोड़ा आसान लगता है कि यार आसान तो है, मैं भी लिख सकता हूँ। लिखिए, आप लिखिए, और कल मेरे टेलीग्राम पे भेज दीजिए मुझे पर्सनल, तो इससे आपकी जिम्मेदारी तय होगी, वरना आपको लगेगा अरे लिख लेंगे, ऐसा मत करिए। और राज्यपाल की विवेकाधीन की शक्ति वो भी है। हालांकि भारत में मनोनीत राज्यपाल की व्यवस्था निम्न चुनौतियों को जन्म देती है, क्योंकि वहां सिर्फ फायदे नहीं बताने थे, चुनौतियां भी बतानी है। केंद्र द्वारा राज्यपाल के पद का दुरुपयोग आप बार बार देख रहे हैं, चाहे बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे अन्य राज्य हो, जहाँ भी केंद्र की सरकार नहीं है। ऐसे ऐसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्यों में अन्य पार्टी की सरकार है, तो वहां ऐसे जो गतिरोध हैं वहां देखने को मिल जाते हैं। चाहे पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, सब लोग बदल जाते थे, तो हर पार्टी की सरकार में ऐसा होता है, कोई बीजेपी में कोई नया नहीं है, परंपरा वही चली आ रही है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा तटस्थता का अनुसरण सोचा था किया जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। आप जानते हैं कितने बिल रोक लिए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाती है सरकारें, तो वो सब चल ही रहा है। राज्यपाल की बर्खास्तगी के निश्चित आधार नहीं है, कैसे हटाया जा सकता है ये नहीं बताया गया है। आगे की राह क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाए, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड हो कि किसको बनाया जाएगा, कितने वर्षों के लिए बनाया जाएगा, उसकी क्या क्या चीजें होंगी। ये भी नहीं है कि राज्यपाल कितने वर्षों के लिए रखा जाएगा, ये नहीं लिखा है। जब राष्ट्रपति चाहेगा तब उसको हटा सकता है, तो ये भी एक गलत चीज है। बर्खास्तगी में संसद की भूमिका है, क्योंकि राष्ट्रपति वही काम करेंगे जो मंत्रिमंडल के द्वारा बताया जाएगा। राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था की क्रांतिक कड़ी है, उसके पद की गरिमा हेतु चयन पद्धति में सुधार किए जाने चाहिए, और राज्य सरकार राज्यपाल के बीच जो तनाव की स्थिति पैदा होती है उसको खत्म करना चाहिए। संवैधानिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से ये देश के लिए अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रस्तावना पे है। प्रस्तावना के महत्व को उजागर करते हुए
इसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो पहले तो प्रस्तावना, फिर महत्व उसके बताने हैं और फिर उसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करनी है। ना दिख रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, आप सुन लिया करिए, ठीक है। भारतीय प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ये तो आपको पता है। पालकीवाला के अनुसार यह संविधान का परिचय पत्र है। तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम भी यहाँ पे कोट कर दिया। किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हो पॉलिटी में, उसमें कई लोगों के नाम है, पालकीवाला है, डाइसी साहब हैं, तो इन सबके आपको क्या इन्होंने कहा है किस चीज पे वो पता होना चाहिए। किसने परिचय पत्र कहा है, किसने और कुछ भी कहा है, तो वह याद हो, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। अब देखो प्रस्तावना का महत्व, तो भारत की प्रकृति को स्पष्ट करना, भारत क्या है ये सब बताना। भारत क्या है, संप्रभु है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र गणराज्य है। ये कौन बताता है, प्रस्तावना बताती है। भारत की प्रकृति बताती है, भारत क्या है कैसा है। फिर शक्तियों का स्रोत भी बताती है। भारत की जो संविधान है उसकी शक्तियों का स्रोत क्या है, जनता, हम भारत के लोग, भारत को आप जानते हैं, ठीक है। इस संविधान के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि कहा जाता है वह जो उद्देश्य या प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का क्रक्स है। संविधान में क्या लिखा है वो बताती है, संविधान के बारे में जानकारी देती है, पूर्ण होने की तिथि को भी स्पष्ट करती है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर हेडिंग कुछ और लिखी है, यहाँ कुछ और लिख दिया। संविधान के बारे में जानकारी यानी पूर्ण होने की तिथि को स्पष्ट करती है, तो ये इसके अंतर्गत ना लिखकर कुछ और लिखते, जैसे इन्होंने लिखा है, देखो, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करने की तिथि अंकित करती है। ये पूरा पूर्ण होने की तिथि की जगह ये लिखते तो ज्यादा बेहतर होता। चौथा, न्यायालयों द्वारा संविधान की व्याख्या में सहायक। संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायालय। संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, मतलब क्या चाहते थे संविधान निर्माता, वो कैसा संविधान चाहते थे, ये कौन बताता है, तो अपना संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य बताता है। सरकार की नीतियों हेतु मार्गदर्शन का कार्य करता है। कोई अगर प्रस्तावना पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाएगा संविधान कैसा कैसा है, ठीक है, इसलिए भी प्रस्तावना जरूरी है। प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति बहस का विषय रही है, जहां बेरुवाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, वहीं केशवानंद भारती तथा LIC वाद में इसे संविधान का भाग माना गया है। और ये भी इन्होंने लिखा कि ये भी लिख सकते थे आप कि आर्टिकल 368 के में प्रस्तावना में संशोधन संभव है, लेकिन उतना ही जहां मूल ढांचा परिवर्तित न हो। वर्तमान स्थिति यह है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, किंतु इसका स्वतंत्र विधिक प्रभाव नहीं है। ये भी लिख देते कि इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, ये इन्होंने कहा, मतलब चेक करने वाले ने लिखा, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी बात लिखो तो बेहतर रहता है, एक लाइन में कुछ नहीं होता। प्रस्तावना संविधान की हृदय व आत्मा होने के नाते संविधान का आवश्यक हिस्सा है। ये 3.5, पिछले में 4 मिले थे, उससे पिछले में 4, उससे पिछले में 4.5, ये 0.5 कम क्यों हो गए, क्योंकि एक तो इसकी वजह से कम हो गया। यहाँ पे जो पूर्ण होने लिखा, क्योंकि पूर्ण होना उतना जरूरी नहीं है, पूर्ण होने की तिथि, बल्कि ये लिखना ज्यादा बढ़िया था कि अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित, ये ज्यादा बेहतर था। और दूसरा यहाँ पर जो एक लाइन मिस हो गई, तो 3.5 नंबर मिल गया। चलिए 5th नंबर देख लेते हैं। भारत का संविधान एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका नहीं अपितु एक जीवंत दस्तावेज है। तो भारत का संविधान एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका नहीं है कि लिख गया बस बंद, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज। जीवंत का मतलब क्या है, जब कई बार लोगों को से आप कहते सुन जाएंगे कि अरे मैं जीवित हूँ अभी, तो मतलब उसका है कि दिखते रहो भाई, आपका प्रभाव दिखना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा जीवित हो। वरना एक बंद हो गया, रख दिया, खत्म हो गया, तो थोड़ी ना। जैसे आपकी कौन सी किताब ऐसी है जो रख दी, इतने महीने हो गए खोली नहीं, याद आया, हाँ वो किताब उठाओ तो अभी काम की है। चलिए देखते हैं। संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की वजह से जीवंत दस्तावेज है। समझ में आया कि वह बंद नहीं है कि बंद कर दिया, जो लिखा वो लिखा, जो नहीं, वो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो बताओ 130 जो आया था बिल, वो कौन सा था। बिल और एक्ट में क्या अंतर है ये भी बताना, सोच के ना पता हो कमेंट करना, मैं बता दूंगा या कोई और बता देगा। संविधान नियमों का एक समूह होता है। नियमों का मतलब रूल रेगुलेशंस लिखी होती है, क्या कर सकते हो क्या नहीं, क्या इनके अधिकार, क्या इनके काम, सब कुछ, जो जनता को शासन करने का एक तरीका प्रदान करता है। क्योंकि लोग आएंगे तो अपने हिसाब से करेंगे,
कभी कोई जब लिखा हुआ है तो उसी हिसाब से चलेंगे तो चीजें चेंज नहीं होती। तभी कोई भी कंपनी हो, कोई भी सरकार हो, जहां भी आप डीएम बन के जाएंगे वहां भी चीजें लिखी जाती हैं। क्योंकि अगला आएगा, आप तो चले गए, आप वो फोन करके तो पूछेगा नहीं भाई साहब वो वाला जो कांड था, वो वाला जो चल रहा था केस, उसमें क्या लिखा हुआ था, वो पूछेगा थोड़ी ना आपको फोन फोन करके। इसीलिए वो लिखी जाती है चीजें कि क्या चल रहा था, उसको पढ़ो समझ जाओ। इसीलिए संविधान जरूरी है। एक तरीका प्रदान करता है, चूंकि समय के साथ जनता की आवश्यकताओं आकांक्षाओं में परिवर्तन होता है। क्योंकि संविधान पहले कुछ और था, 130वां बिल आ चुका है, तो आप समझिए कितने परिवर्तन हो चुके हैं। संविधान की व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए उसमें संशोधन आवश्यक हो जाते हैं। कई बार चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। जो उस समय थी तब अलग थी, तब वो एआई नहीं था। अब एआई आ गया है, गेमिंग आ गया है, तो उसके हिसाब से परिवर्तन तो जरूरी है ना। भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टिकोण से अनम्यता व नम्यता का बेहद काम में मिश्रण प्रदान करता है। अनम्य भी है, नम्य भी है। जैसे भारतीय संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा नागरिकता वगैरह, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत आधे राज्यों की सहमति। ऊपर के में आर्टिकल इन्होंने नहीं लिखा, पीछे वाले में 368 लिख दिया। तो विशेष बहुमत आधे राज्यों का साथ उसमें चाहिए होता है जिसमें थोड़ा सा बड़ा मामला हो, या जिसमें जो क्या बोलते हैं उसे, विकेंद्रीकरण की बात हो। एक वर्ड है, उसे वो याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आएगा, कभी कहीं लिखा होगा तो मैं बता दूंगा। विशेष बहुमत द्वारा जो मूल अधिकार वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट है। साधारण बहुमत, संविधान में अब तक हुए लगभग 120 संशोधन इसकी जीवंतता तथा व्यवहार्यता को प्रतिबिंबित करते हैं। अब इन्होंने सर्किल मार के 105 क्यों लिखा, जो मैंने पूछा था अभी आपसे। बिल 120, ये जो लिखे हैं 120, ये कहना चाह रहे हैं 120 बिल आ चुके हैं, लेकिन संशोधन नहीं हुए हैं 120। बिल आने का मतलब संशोधन नहीं है। बिल अगर एक्ट बन गया और संविधान में संशोधन हुआ तब उसे संशोधन मानेंगे। जैसे मैंने बोला 130वां बिल आ चुका है, तो वो बिल है, वह संशोधन करेगा या नहीं, पास होगा कि नहीं, वो आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 105 जो संशोधन हो चुके हैं, यानी 105 एक्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो बिल ज्यादा होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे बिल पास ही हो जाएं। जो पास होते हैं वह एक्ट बनते हैं और संविधान में संशोधन होता है। तो ये गलती है। ये फ्लो फ्लो में चीजें कभी कभार नहीं दिमाग में रहती, उसके लिए कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मेडिटेशन करो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आधा नंबर कट जाए और उस आधे नंबर की वजह से ये बाहर हो जाते हैं। मतलब इनका तो 134 136 है नंबर, इतना तो बाहर नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। आप किनारे पे पड़े हों और एक नंबर की वजह से, या कई क्वेश्चन में आधा आधा एक एक नंबर कम हो जाए और आपका स्किल बिगड़ जाए, तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा भी है भारतीय संविधान स्थिर व गतिशील के बीच का दस्तावेज है। क्यों क्यों इन्होंने लिखा, क्योंकि संविधान में मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके अकॉर्डिंग ये स्थिर है। लेकिन अन्य चीजों में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए यह गतिशील है। ठीक है, तभी इन्होंने लिखा। हालांकि जीवंतता एक नए संविधान की जगह ना ले ले, इस कारण मूल ढांचा आदि के माध्यम से संविधान की मूल आत्मा को संरक्षित किया जाता है। समझ गए? अब देखो, आजादी के 75 वर्षों के पश्चात भी संविधान भारतीय समाज का पथावलोकन कर रहा है। पथावलोकन कर रहा है मतलब पथ दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है। अमृतकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे लिए कि हमारे यहाँ इतना बड़ा लोकतंत्र है। इनको 3.5 नंबर मिले, क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे गलती हो गई। गलतियां नहीं करनी है, पहली बात तो जो लिखो वो सही लिखो, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी लगी कॉपी ये, क्या आप यहाँ से सीख सकते हैं, और किस टॉपर की कॉपी बढ़िया है ये आप हमको बताएंगे तो उसकी कॉपी लाई जाएगी। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।